हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इंग्लिश पेडागोजी की जो ये सीरीज है इसको सीक्वेंस में देखना, एक भी पार्ट बीच में मिस नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इवैल्यूएशन को शुरू करने से पहले हमें जानना है मेजरमेंट के बारे में। आज मैं आप लोगों को ये टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट कराऊंगी कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, है ना। जितना शॉर्ट में हो सकेगा उतना बताने की कोशिश करूंगी। तो मेजरमेंट में क्या होता है कि इवैल्यूएशन असेसमेंट से पहले मेजरमेंट किया जाता था पहले के टाइम पर। तो होता यह था कि जैसे बच्चे के नंबर बता देना, स्कोर बता देना, न्यूमेरिकल तरीके से रैंक बता देना, इन सब के लिए मेजरमेंट का यूज किया जाता था। दैट मीन्स मापन का यूज किया जाता था। तो जैसे कि अगर बच्चे के नंबर बताने हैं, उसके स्कोर बता दिए जाते थे न्यूमेरिक तरीके से, ठीक है। किससे? न्यूमेरिक तरीके से, न्यूमेरिकल। एंड उसकी परसेंटेज बता देना, उसका रैंक बता देना, रैंक का मापन करना, या फिर उसकी हाइट मापना। तो इसके लिए मेजरमेंट का यूज होता था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां यह आई कि अगर हमें यह जानना हो कि बच्चा लर्निंग में कहां पीछे रह गया, टीचर के कौन कौन से टीचिंग मेथड्स अच्छे हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स में टीचर को बदलाव करना चाहिए, इन सब चीजों में हमें क्या देखने को मिला कि मेजरमेंट इनफ नहीं था। तो इसीलिए अब हमें जरूरत पड़ी आकलन की, जिसे हम कहते हैं असेसमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? असेसमेंट के बारे में। ध्यान रखना, मेजरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमने यहां क्या पढ़ा कि मेजरमेंट जो है हर चीज के लिए इनफ नहीं था। अगर हमें यह जानना हो कि बच्चा कहां पीछे रह गया पढ़ाई में, या फिर अगर हमें बच्चे का फीडबैक तैयार करना हो, या फिर हमें यह देखना हो कि टीचर के जो टीचिंग मेथड्स हैं क्या वो सही हैं, तो इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ी असेसमेंट की। इसके अलावा यह जानने के लिए भी असेसमेंट की जरूरत पड़ी कि किस बच्चे का बिहेवियर कैसा है। और अगर बच्चों के बिहेवियर में कंपैरिजन करना हो तो वो मेजरमेंट से तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिहेवियर जो है न्यूमेरिकल तरीके से तो नहीं निकल सकता। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी असेसमेंट की, ठीक है। तो जो असेसमेंट है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चे को असेस करते हैं एंड जहां पर भी बच्चे की लर्निंग में गैप आ रहा है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। अब असेसमेंट जो है वो दो तरीके से होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सम्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा असेसमेंट तीन तरीके से और किया जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो असेसमेंट में हम ये सब पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना आप इन चीजों को। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल एक पिक्चर बता रही हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर बात हुई असेसमेंट की, ठीक है। तो अब देखो, यहां हमने बात की मेजरमेंट की कि भाई बच्चे के स्कोर वगैरह पता करने के लिए, हाइट वगैरह को मापने के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। बट फिर हमें यह देखने को मिला कि हमें यह भी तो जानना है ना कि हमारे बच्चे कहां पीछे रह गए हैं, उनकी लर्निंग को हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं, बच्चों को किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं लर्निंग में। तो इसके लिए जरूरत पड़ी असेसमेंट की। अब हुआ ये कि स्कोलेस्टिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, को स्कोलेस्टिक पर कम। अब कुछ बच्चे स्कोलेस्टिक को स्कोलेस्टिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं वो भी बता देती हूं। स्कोलेस्टिक होता है और एक होता है को स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके स्कूल से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। को स्कोलेस्टिक का मतलब होता है आपकी साइकोमोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड, जैसे कि खेलना कूदना, ये सब। तो होता यह था कि स्कोलेस्टिक पर तो ज्यादा ध्यान दिया जाता था, को स्कोलेस्टिक को इग्नोर कर दिया जाता था। तो इसीलिए अब जरूरत पड़ी इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन करना। तो इवैल्यूएशन जो है वो कैसे किया जाता है? CCE, दैट मीन्स कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कैसे? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है ना।
यहां पर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक को भी इवैल्यूएट किया गया ताकि यह देखा जाए क्या बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए हमें सीसीई की जरूरत पड़ी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो है होल पिक्चर जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने एक चीज देखी, बुक में इसको ढंग से बता नहीं रखा तो बच्चे को समझ नहीं आता मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन को अलग अलग करके कैसे पढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये मेजरमेंट का पार्ट है, ये असेसमेंट का पार्ट है, ये इवैल्यूएशन का पार्ट है, इतना। ठीक है, अब इसको वन बाय वन करें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के बारे में। तो मैं यहां लिख देती हूं फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड यहां लिख देती हूं समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि जब हम बच्चे का असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट मीन्स कि हमने क्या किया, हमने पढ़ाते वक्त, ठीक है, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त हमने बच्चों का असेसमेंट कर दिया। अब कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैप वर्क दे दिया, या फिर आपने जो पढ़ाया है अब आपने बोला कि बेटा अब एक काम करो, जो मैंने पढ़ा उसको 2-3 सेंटेंस में बताओ, या फिर आप कोई छोटी मोटी सी एक्टिविटी दे दोगे, छोटे मोटे से बीच बीच में प्रोजेक्ट वगैरह दे दोगे। ठीक है, तो उसके थ्रू आप क्या करते हो, आप बच्चे का असेसमेंट करते हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। दैट मीन्स पढ़ाते पढ़ाते बच्चे का आकलन करना, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे का असेसमेंट करना। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों किया जाता है, ध्यान रखना, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहां पर बच्चे की लर्निंग में गैप आ गया है, या ये कह लो कहां पर बच्चे की लर्निंग में लैक आ गया है। अगर कहीं पर गैप या लैक आया है बच्चे की लर्निंग में, तो उसे कैसे फिल किया जाएगा, कौन कौन से रेमेडियल्स लिए जाएंगे जिससे बच्चे की लर्निंग जो है उसको फिल किया जा सके। तो अब क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में पहले यह देखा जाता है कि हमारा बच्चा कहां पीछे रह गया, फिर फीडबैक दे दी जाती है। फीडबैक देने के बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि कौन कौन से रेमेडियल्स हमें अपनाने हैं ताकि बच्चे की लर्निंग को इंप्रूव किया जा सके। इसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कैसे, देखो यहां पर टीचर को यह पता लग जाता है कि उनका बच्चा किस चीज में पीछे रह गया है, पहला तो ये। दूसरा ये कि टीचर को यह समझ में आ जाता है कि टीचर जिस टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ा रही है, जैसे कि क्विज कराकर, कोलैबोरेटिव लर्निंग से, तो जो तरह तरह के मेथड्स टीचर अपना रही है, क्या वो मेथड सही है। ठीक है, और अगर वो मेथड सही नहीं है तो टीचर अब क्या करेगी, टीचर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेटिव असेसमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर अपने मेथड्स को चेंज करेगी। ठीक है, जैसे कि अगर बच्चे ऐसे हैं कि जिनको प्रोजेक्ट से समझ नहीं आ रहा और उनको कोलैबोरेटिव वर्क से समझ आ रहा है, तो उनको कोलैबोरेटिव वर्क दे देना। तो कहने का मतलब है नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग की जाएगी, है ना, नीड के अकॉर्डिंग मेथड्स को अपनाया जाएगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है ताकि यह पता लगाया जाए कि बच्चे की कहां लर्निंग में लैक है। अगर कहीं लैक है तो उसे फिल करने की कोशिश की जाती है। इसमें बच्चों को फीडबैक भी दिया जाता है कि कहां कहां बच्चे जो है उनकी स्ट्रेंथ है, कहां बच्चों में वीकनेस है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू दैट एंड अकॉर्डिंग टू एज पर रिक्वायरमेंट्स रेमेडियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और रेमेडियल प्रोवाइड इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चों की लर्निंग इंप्रूव हो सके। आई बात समझ में। अब बात करते हैं समेटिव की। अब यहां हमने क्या देखा, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो यहां क्या है, एंड ऑफ द प्रोसेस, या फिर ये कह लो एंड ऑफ द वर्क, या ये कह लो एंड ऑफ द टास्क। तो दैट मीन्स जब एक हमारा काम खत्म हो जाए, जैसे कि एंटायर सिलेबस खत्म हो गया, तो अब क्या होता है, एंटायर सिलेबस के बाद आपके एग्जाम हो जाते हैं, है ना। तो एनुअल एग्जाम होना, मिड टर्म एग्जाम होना, ये सब क्या कहलाते हैं, समेटिव असेसमेंट कहलाते हैं। ध्यान रखना, समेटिव असेसमेंट में किसी भी तरीके का फीडबैक नहीं दिया जाता, बल्कि यह जज किया जाता है कि बच्चे को अभी तक एंटायर सिलेबस में क्या समझ में आया है। यहां पर
तो हम बच्चे को क्या करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पीछे रह गया, फीडबैक देते हैं और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। बट समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, आप फाइनल जजमेंट देते हो और ये देखते हो कि बच्चे को अभी तक एंटायर सिलेबस में कहां तक समझ आया है, कितना समझ आया, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ फीडबैक नहीं होता। इसमें तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपको पकड़ा दी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपके वाइवा होते हैं, वाइवा एक बार हुआ, एग्जामिनर आया, आपका वाइवा लिया, जितने भी नंबर आपके 20 में से लगने हैं, 7, 8, 12, 20 जितने भी लगने हैं वो देके चला जाएगा, है ना। उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है दोबारा वाइवा देने का। तो समेटिव असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट होता है जो एंड ऑफ द प्रोसेस, एंड ऑफ द वर्क, एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द टास्क किया जाता है, मतलब सबसे लास्ट में किया जाता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि एनुअल एग्जाम होना। एनुअल एग्जाम होने के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड दे दी जाती है और आपको यह बता दिया जाता है कि भाई आप नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। तो इसे हम कहेंगे समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट का आपको यह डिफरेंस पता होना जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में। तो मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट का तो आपको इतना कुछ ध्यान रखना नहीं है, तो इसलिए मैं यहां लिख देती हूं असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। तीनों का ही मैं बता देती हूं यहां पर। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, इसमें बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। सेल्फ अवेयरनेस कैसी, कि भाई बच्चों ने कहां पर गलतियां कर दी, बच्चे जो है यहां पर अपने आप को खुद आकलन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि असेसमेंट एज लर्निंग में बच्चे अपने आप का स्वयं आकलन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, और उनको अवेयरनेस हो जाती है कि क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ है, कहां उनका वीकनेस है, उनका कितना पोटेंशियल है। तो हम कह सकते हैं कि असेसमेंट एज लर्निंग एक तरीके की मेटाकोग्निशन अप्रोच है। मेटाकोग्निशन का मतलब होता है जब बच्चे को अपने बारे में अवेयरनेस आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं हूं, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे ये पता है मेरे को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे मैं पढ़ाती हूं, कैसे मैं बोलती हूं, कहां मेरी वीकनेस है, कहां मेरी स्ट्रेंथ है, इसे कहेंगे मेटाकोग्निशन। ठीक है, तो मेटाकोग्निशन का मतलब है जब खुद की अवेयरनेस हो। तो आपको ध्यान रखना है असेसमेंट एज लर्निंग में बच्चे अपना आकलन स्वयं करते हैं। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो जो आपने समेटिव असेसमेंट में पढ़ा है वो सारा का सारा आप यहां डाल देना, एंड जो आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट में पढ़ा है वो सारा का सारा असेसमेंट फॉर लर्निंग में डाल देना। अब इसको थोड़ा सा और इजी बना देती हूं। असेसमेंट फॉर लर्निंग को ध्यान रखने के लिए, फॉर का मतलब क्या हुआ, फॉर से बना फॉर्मेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, असेसमेंट एज लर्निंग बच्चा खुद आकलन कर रहा है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि एंड ऑफ द प्रोसेस असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो अब आप यहां पर स्टार्टिंग में ये डिफरेंस लिख लो, असेसमेंट, ठीक है, फॉर लर्निंग, और ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, अगर मैं पूरा लिखूंगी ना तो बहुत टाइम चला जाएगा और मैं नहीं चाहती आपका टाइम कंज्यूम हो किसी भी तरीके से। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की, है ना। अब देखो इवैल्यूएशन में क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोनों वर्ड को। इवैल्यूएशन का मतलब होता है आकलन करना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूअस में आप क्या करते हो, दो तरीके से असेसमेंट करते हो, है ना, इवैल्यूएशन करते हो, सॉरी, कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूअल, एंड दूसरा है पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव में भी आप दो तरीके से दो एरिया को कवर करते हो, एक तो स्कोलेस्टिक, एक है कोस्कोलेस्टिक।
आ गई बात समझ में? अब देखो, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको आपने कैसे ध्यान रखना है? कंटिन्यूअस एक साइड लिखो, कॉम्प्रिहेंसिव एक साइड लिखो। जिस तरीके से मैं बना रही हूं उसी तरीके से इसके नोट्स बनाना। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यूटी, पीरियोडिसिटी, एंड कॉम्प्रिहेंसिव में आप दो एरिया को कवर करते हो, स्कोलेस्टिक एंड कोस्कोलेस्टिक। तो कंटिन्यूअस में आप दो तरीके से असेसमेंट करते हो। एक तो है कंटिन्यूटी, मतलब आप कंटिन्यूअस तरीके से कर रहे हो, तो जिसे हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आप टीचिंग लर्निंग के दौरान, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, आप कंटिन्यूअसली ऑन अ डेली बेसिस कैसे न कैसे करके आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर पीरियोडिसिटी की बात करें तो आप ये असेसमेंट एक सर्टेन पीरियड पे करते हो, एक सर्टेन टाइम पे करते हो, जिसे हम कहेंगे समेटिव असेसमेंट, जैसे कि हमारे हो गए एनुअल एग्जाम। आई बात समझ में? नाम से ही समझ आ रहा है। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस, जो टीचिंग लर्निंग के दौरान होता है। पीरियोडिसिटी मतलब एक पीरियड पर, एक सर्टेन टाइम पर जो होता है, दैट इज समेटिव असेसमेंट। अब नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव। अब कॉम्प्रिहेंसिव में आप क्या करते हो? आप अलग अलग एरियाज को कवर करते हो। अब बच्चों के अलग एरियाज कौन से हुए? एक तो स्कोलेस्टिक हुआ, एक कोस्कोलेस्टिक हुआ। तो स्कोलेस्टिक में आप बच्चे के सब्जेक्ट से रिलेटेड उसे इवेल्युएट करते हो, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना बच्चे को समझ आए, ये सब। लेकिन कोस्कोलेस्टिक में आप क्या करते हो? बच्चे की साइकोमोटर एक्टिविटीज को इवेल्युएट करते हो, ठीक है, जैसे कि खेल कूद हो गया, है ना, गेम्स हो गए, क्विजेज हो गए, ये सॉरी क्विजेज नहीं, गेम्स हो गए, जैसे कि गेम्स वगैरह हो गए। क्विजेज वगैरह इसमें आ जाएंगे, क्योंकि क्विजेज वगैरह जो होते हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका क्रक्स बताऊं, सारा एकदम नटशेल में समझाऊं, तो ध्यान रखना, अभी सुनना। सबसे पहले हमने पढ़ा मेजरमेंट। तो पहले क्या होता था? बच्चे के अगर स्कोर बताने हैं तो मेजर किया जाता था कि भाई हाँ, आपके फलाना के बच्चे के जो है इतने नंबर आ गए हैं, इतनी परसेंटेज आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दी जाती थी। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये आई कि अगर हमें ये देखना हो कि हमारे बच्चे कहाँ गैप कर रहे हैं, मतलब कहाँ बच्चों को एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए जरूरत पड़ी असेसमेंट की। तो असेसमेंट में ये पता लगा है कि बच्चे का कहां पर प्रॉब्लम है, वो गैप फाइंड आउट किए गए, फिर उनके अकॉर्डिंग जो है रेमेडियल्स प्रोवाइड किए गए। तो असेसमेंट दो तरीके से होता है, मतलब आकलन दो तरीके से होता है, फॉर्मेटिव, समेटिव। फॉर्मेटिव ऐसा है जो लगातार किया जाता है, समेटिव ऐसा है जो एक बार करके वैल्यू जजमेंट दे दी जाती है। इसके अलावा असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग, ये भी होते हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चों का असेसमेंट करते हो, कहीं पर लर्निंग में गैप है तो उसको फिल करते हो, फीडबैक प्रोवाइड करते हो, बच्चों को भी बताते हो कि उनमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एंड अगर कहीं पर वीक है बच्चा, किसी चीज में अगर रह गया है, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडियल्स प्रोवाइड करते हो। लेकिन क्यों प्रोवाइड करते हो, ये मेन क्वेश्चन है, ताकि बच्चा हमारा इंप्रूव करे, है ना। तो यहां पर हम बच्चे को इंप्रूव कराने की कोशिश करते हैं। Whereas समेटिव असेसमेंट में क्या होता है? आप सिर्फ वैल्यू जजमेंट दे देते हो, जैसे कि पूरा कोर्स खत्म हो गया तो आपने एंड में एक एग्जाम ले लिया। अब एग्जाम लेने के बाद ये बता दिया कि भाई देखो आपके इतने इतने, ये जो है ना, आपने इतना इतना स्कोलेस्टिक एंड कोस्कोलेस्टिक में आपने इतना इतना नंबर लिया है, जो भी है, अब आपकी जो है प्लेसमेंट कौन से स्कूल में होगी, कौन से कॉलेज में होगी, वो आपको पता है। जैसे कि देखो कट ऑफ होते हैं, देखो आपको पता है ना, डीयू वगैरह की, आप और ऐसे कॉलेजेस की अगर हम बात करें जिसमें कट ऑफ लिस्ट कितनी आती है, 98% होने चाहिए, 12th में 99% होने चाहिए, तो वो सब जो है समेटिव असेसमेंट होता है कि इतने परसेंटेज आई है तो कहां पर प्लेसमेंट होगी, इस चीज का पता लगाया जाता है। इसमें एक वैल्यू जजमेंट दे दी जाती है, एनुअल एग्जाम वगैरह, इन सबको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें बच्चा खुद अपने आप को आकलन करता है, खुद अपने बारे में पता लगाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में समेटिव असेसमेंट आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है, और फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव, फोर से फॉर्मेटिव बन गया, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की। तो हमने ये देखा कि चलो मेजरमेंट भी हो गया, असेसमेंट भी हो गया, लेकिन अब बच्चे के कोस्कोलेस्टिक चीजों को इग्नोर किया जाने लगा, तो फिर जरूरत पड़ी इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन में सीसीई को लाया गया कि हम अब बच्चे का कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे। तो कंटिन्यूअस किस तरीके से होता है? एक तो होता है बिल्कुल लगातार, एक होता है एक पीरियड पे। तो कंटिन्यूअस मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, पीरियोडिसिटी मतलब एक टाइम पीरियड पर, जैसे कि समेटिव असेसमेंट हो गया।
कॉम्प्रिहेंसिव में दो एरियाज को कवर किया गया, स्कोलेस्टिक, को स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, को स्कोलेस्टिक आपके गेम एक्टिविटी से रिलेटेड। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्वेश्चन का आंसर सीधा ये है, ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा जो है वो क्या कर पाए, ओवरऑल डेवलप कर पाए। तो हमारा मेन एम क्या है बेसिकली एजुकेशन का, कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है किसका था, इवैल्यूएशन का था। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों की आईडी एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो यहाँ स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगी, ताकि आप मेरे साथ भी कनेक्ट कर पाए। कोई डाउट है वहां पर भी आप डीएम कर सकते हैं, वहां पर मैं रिप्लाई करती रहती हूँ स्टूडेंट्स के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई अगर आपको लगता है कहीं पर कोई ऐसा पार्ट स्किप हो गया तो वो भी मुझे बता देना, वो समझा दूंगी मैं। अच्छा, एक चीज जरूर स्किप हुई है मेरे से, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में जो है आपको मेरी ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा अलग से, बट उसमें सीधा ये है कि वो असेसमेंट सिर्फ स्कूल के अंदर ही किया जाता है, सिर्फ उसमें इतना ही याद रखने का है। लेकिन फिर भी उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।